प्यारे स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 11 11th फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है मात्रक एवं मापन समझाने जा रहे हैं। पहला चैप्टर पिछली वीडियो में समझा दिया था और इसकी पीडीएफ फाइल से आपने नोट्स भी बना लिए होंगे। तो आज हम लेसन नंबर 2 मात्रक एवं मापन के बारे में बात करते हैं। तो इसमें सबसे पहले आता है भौतिक राशियां। भौतिक राशियां एक बार और बता दें, मात्रक एवं मापन के अतिरिक्त इस चैप्टर में एक त्रुटि विश्लेषण आएगा, एरर एनालिसिस एंड डायमेंशन एनालिसिस। त्रुटि विश्लेषण और विमीय विश्लेषण भी इसमें जुड़ेगा। ये मात्रक और मापन के बाद में आपको त्रुटि विश्लेषण और विमीय विश्लेषण अर्थात विमाओं के बारे में जानकारी दी जाएगी। भौतिक राशियां को इंग्लिश में फिजिकल क्वांटिटीज बोलते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? वे राशियां जो भौतिक विज्ञान में प्रयुक्त की जाती हैं वह क्या कहलाती हैं? भौतिक राशियां कहलाती हैं। वे राशियां जो भौतिक विज्ञान में प्रयुक्त की जाती हैं भौतिक राशियां कहलाती हैं, या जिन राशियों का मापन किया जा सके वह भौतिक राशियां कहलाती हैं। जिनका मापन किया जा सके, जैसे बल है, द्रव्यमान है, लंबाई है। इनकी संख्या लगभग 700 से 800 के बीच में होती है इंटर 12th लेवल तक। तो बल, द्रव्यमान, लंबाई इनका मापन किया जा सकता है। तो ध्यान रखना, भौतिक राशियां किसे कहते हैं? वह राशियां जिनका मापन किया जा सके, अर्थात वे राशियां जो भौतिक विज्ञान में प्रयुक्त की जाती हैं भौतिक राशियां कहलाती हैं। इनका जिक्र होता है बल का, द्रव्यमान का, लंबाई का, समय का, ताप का, वेग का, विस्थापन का। ये सब भौतिक राशियां, इनमें मूल राशियां प्लस व्युत्पन्न राशियां सब शामिल हैं। तो इन्हें भौतिक राशियों का नाम दिया गया है। बहुत बड़ा परिवार है भौतिक राशियों का। अर्थात हमने बताया था अभी कि भौतिक राशियां वे राशियां होती हैं जिनका मापन किया जा सकता है। अर्थात हम भौतिक विज्ञान में भौतिक राशियों को पढ़ रहे हैं तो इसे मापन का विज्ञान भी बोलते हैं। मापन का विज्ञान बोलते हैं इसे। यदि हम बात करें, कोई मनुष्य कहता है कि मुझे इतना दुख है, मैं तो बहुत सुखी हूं, तो सुख और दुख की बात करें हम तो सुख और दुख का मापन नहीं किया जा सकता। ये भौतिक राशियों में शामिल नहीं है। ऐसी घटना शामिल नहीं है जिसका प्रैक्टिकली रूप में कोई मापन किया जा सकता हो। तो ऐसी राशियां भौतिक राशियों में शामिल नहीं होती हैं। जैसे कोई कहेगा मुझे दुख है, तो कितना दुख है? 2 किलोग्राम दुख है, 5 किलोग्राम दुख है, तो ये नहीं मापा जा सकता कितना दुख है। ये खाली एक संवेदना है व्यक्ति की। और बल को नापा जा सकता है न्यूटन में, द्रव्यमान को किलोग्राम में नापा जा सकता है, लंबाई को मीटर में नापा जा सकता है। अर्थात मापने के लिए एक मानक तैयार किया गया, स्टैंडर्ड तैयार किया गया है। अर्थात जिन राशियों का हम मापन कर सकते हैं उन्हें भौतिक राशियां कहते हैं, या वे राशियां जो भौतिक विज्ञान में प्रयुक्त की जाती हैं भौतिक राशियां कहलाती हैं। और भौतिक राशियां 2 प्रकार की होती हैं। सबसे पहले भौतिक राशि के बारे में बात करें हमने। भौतिक राशि 2 प्रकार की होती है, 2 टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। ये बहुत 9th लेवल की बात चल रही है। ये अभी इसमें जब हम विमीय विश्लेषण और त्रुटि विश्लेषण पढ़ाएंगे तब 11th का आएगा। ये तो बहुत निम्न लेवल की बात है। नंबर 1 है अदिश राशियां।
नंबर 2 सदिश राशियां। तो अदिश राशि को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? स्केलर क्वांटिटीज। और सदिश राशियों को बोलते हैं हम वेक्टर क्वांटिटीज। मैं मानता हूं सभी को अदिश राशियों और सदिश राशियों की परिभाषा बहुत छोटी क्लास से याद होगी। तो भौतिक राशि दो प्रकार की होती है, जैसा मैंने लिख दिया यहाँ पर, और आपने इन्हें समझाना है हमें। अब अदिश राशियां होती क्या हैं, सदिश राशियां होती क्या हैं। तो थ्योरेटिकल बेस पर अगर हम बात करें अदिश राशियों की, तो वे राशियां जिनको पूर्णतया व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है परंतु दिशा की नहीं, तो ऐसी राशियों को हम अदिश राशियां कहते हैं। परिमाण का शब्द बोला है हमने यहाँ पर, इसमें दो बातों का ध्यान रखना है आपको। ये बोला हमने परिमाण और दिशा, दो राशियों का ध्यान रखना। मैग्नीट्यूड और दिशा को डायरेक्शन बोलते हैं स्टूडेंट्स। तो परिमाण का और दिशा का इन अदिश राशियों और सदिश राशियों से गहरा संबंध है। तो वे राशियां जिनको पूर्णतया व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है किंतु दिशा की नहीं, तो ऐसी राशियों को हम क्या कहते हैं? अदिश राशियां। और वे राशियां जिनको पूर्णतया व्यक्त करने के लिए परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, तो ऐसी राशियों को हम सदिश राशियां कहते हैं। यह ऐसे याद रखना, अदिश अकेला, आसे अकेला, अकेला कौन? परिमाण, इसमें खाली अकेला परिमाण होता है। और सदिश राशियों में सब का मतलब दो ही बातें होती हैं, परिमाण और दिशा। तो अदिश में केवल एक ही बात का जिक्र करेंगे, परिमाण का। जैसे लंबाई, अदिश राशि और सदिश राशि में परिमाण और दिशा का ध्यान रखना अति आवश्यक है। इसको अदिश राशियों को, सदिश राशियों को एक छोटे ट्रिक के माध्यम से मैं बताना चाहूंगा। है अदिश राशियों की अदिश राशियों को इस प्रकार से ध्यान रखा जा सकता है। अदिश राशियों को ये सेंटेंस से याद रखा जा सकता है। एक छोटी सी बात है, उस आर्द्रता को चाबी दो। तो यहां ऊ का अर्थ है ऊर्जा से, एनर्जी से, और सा का अर्थ है यहां पर समय, टाइम, और आ का अर्थ है यहां पर आयतन, वॉल्यूम, और द्रव्य का अर्थ है यहां पर द्रव्यमान, और ता का अर्थ है यहां पर ताप। और को इस सेंटेंस को जोड़ने वाला है, इसका कोई अर्थ नहीं है। चा से है चाल, और बी से है विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। बी का मतलब यहां होता है विद्युत धारा से, इलेक्ट्रिक करंट से, और दो का मतलब याद रखेंगे यहां पर दाब से होता है, प्रेशर से। तो एक छोटी सी सेंटेंस के माध्यम से अदिश राशियों को याद करने का ये तरीका है। उस आर्द्रता को चाबी दो, ऊ से ऊर्जा, सा से समय, आ से आयतन, द्र से द्रव्यमान, ता से ताप, चा से चाल, बी से विद्युत धारा, और दो से क्या? दाब। तो ये सब अदिश राशियां हैं। और इन्हें सिद्ध कैसे किया जा सकता है कि अदिश राशियां हैं? केवल इनमें परिमाण की आवश्यकता होती है परंतु दिशा की नहीं। अगर हम ऊर्जा की बात करें तो ऊर्जा को जूल में नापते हैं, 2 जूल, 5 जूल। अब 5 जूल ऊर्जा, 10 जूल ऊर्जा, 100 जूल ऊर्जा किस दिशा में? तो दिशा का कोई इसमें रोल नहीं है, तो इसलिए कैसी राशि? अदिश राशि।
यदि हम समय की बात करें तो समय भी अदिश राशि है। अब समय मान लो ये क्लास कितनी देर से चल रही है, 10 मिनट से, 15 मिनट से, और किस दिशा में चल रही है ये बात कुछ हजम नहीं होती कि किस दिशा में चल रही है। तो इसलिए समय में खाली क्या आया है, समय कैसी राशि है, अदिश राशि, परिमाण। आयतन मान लो इस कमरे में हम पा रहे हैं तो इसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, तो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई के तीनों के प्रेरक को क्या बोलते हैं, आयतन। तो इसमें कोई दिशा का रोल नहीं है। और द्रव्यमान 5 किलोग्राम द्रव्यमान, 6 किलोग्राम द्रव्यमान, कितने भी किलोग्राम द्रव्यमान, तो द्रव्यमान को किसी भी दिशा में हम, इसमें दिशा का कोई रोल नहीं है द्रव्यमान में। तो द्रव्यमान में कैसी राशि हो गई स्टूडेंट्स, अदिश राशि। ताप है 2 डिग्री सेंटीग्रेड, 100 डिग्री सेंटीग्रेड, तो इसमें भी ये कैसी राशि है, अदिश राशि, इसमें भी दिशा का कोई रोल नहीं है। चाल है, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, तो दूरी कैसी राशि है, बोलो, अदिश राशि है। विद्युत धारा भी और दाब भी। आप बात करते हैं हम सदिश राशियों की, किसके बारे में बात करते हैं, सदिश राशियों को कैसे याद रखा जा सकता है। सदिश राशियों को हम बोलते हैं इंग्लिश में वेक्टर क्वांटिटीज। तो सा से अभी बताया था मैंने, सासस क्या होता है, सब का मतलब 2 बातें ध्यान रखनी है, परिमाण और दिशा। तो परिमाण और दिशा सब आ रही है इसमें, यानी वह राशियां जिनको पूर्णतः व्यक्त करने के लिए परिमाण अर्थात मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों की आवश्यकता होती है, सदिश राशि कहलाती है स्टूडेंट्स। अब इसे हम ऐसे याद रख सकते हैं, विषुवत बल, विषुवत बल याद रखना। यहां विषु का अर्थ होता है, मान लिया है थोड़ा ट्रिक है जैसी छोटी सी, विषु ये होता है डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन, और इस बा का अर्थ होता है वेग, वेलोसिटी, और ता से होता है त्वरण, और बा से बल, बल से बल ही होगा यहां पर। तो ये ध्यान रखना। और एक बात बता दें, सदिश राशियों में सबसे पहले जो याद करोगे आप, ध्यान रखोगे, वो विस्थापन याद रखोगे आप। विस्थापन वो कैसे, देखो विस्थापन का मात्रक अगर किसी का आता है तो मीटर में, एमकेएस सिस्टम के अकॉर्डिंग, या सीजीएस में आता है तो सेंटीमीटर, और दूरी भी नापे हम तो मीटर में या सेंटीमीटर में। तो ये मात्रक तो इनके सेम आते हैं, परंतु इन एक सदिश राशि है, दूरी विस्थापन क्या है, सदिश राशि है, और दूरी क्या है, अदिश राशि है। तो ऐसे भिन्नता क्यों है इनमें सदिश और अदिश राशियों के माध्यम से। सबसे पहले सदिश राशियों को ध्यान रखने के लिए विस्थापन हमें जरूरी है याद करना। जैसे हमने अभी बताया विस्थापन, वेग के बारे में बताया, त्वरण के बारे में बताया, और बल के बारे में बताया। तो ये राशियां सदिश राशियां होती है, इसमें ध्यान दें, हम ध्यान दें। विस्थापन क्या होता है, प्रारंभिक तथा अंतिम स्थितियों के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। यदि कोई वस्तु, यदि या कोई व्यक्ति मान सकते हैं, ओ से कहां चला, ए तक चला, कितने मीटर चला, 10 मीटर, ओ से ए तक चला 10 मीटर, तो ये दूरी हो गई। यदि और आगे जाता है तो दूरी बढ़ जाती है। यदि ये ए से वापस आता है, मान लो ये 4 मीटर वापस आ गया बी पर, ओ से पहले ए गया 10 मीटर, फिर ए से वापस आया बी, तो इसने दिशा क्या कर ली, रोटेट कर ली, वापस आ रहा है। वापस का मतलब सीधा जाता तो दिशा वही होती, और ये वापस आ रहा है। तो इसमें 2 चीजें आ रही हैं, एक परिमाण और ये डायरेक्शन। तो बताओ विस्थापन कैसी राशि है, सदिश राशि।
क्योंकि यह दिशा और परिमाण अर्थात लंबाई दोनों का जिक्र हुआ है, तो इसलिए विस्थापन कैसी राशि है? सदिश राशि है। दिस इज वेक्टर क्वांटिटी। अब विस्थापन तो शून्य भी हो सकता है स्टूडेंट्स। वो कैसे? यदि कोई व्यक्ति ओ से चला ए 10 मीटर और ए से फिर ऊपर आ गया तो 10 प्लस का आगे चला और फिर लौट करके कितना आया? 10 मीटर। तो उतना चला उतना ही वापस आ गया, तो विस्थापन कितना हो गया? 0 हो गया। तो विस्थापन 0 हो सकता है स्टूडेंट्स। और अगर इससे मूल बिंदु से और आगे बढ़ जाता है तो न्यूनतम हो जाएगा, तो विस्थापन 0 हो सकता है, विस्थापन ऋणात्मक हो सकता है। स्टूडेंट ध्यान रखें, विस्थापन 0 हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है, ठीक है। परंतु दूरी जो होगी वो ओनली पॉजिटिव होगी। मान लो यहां से बात करते हैं, वो से तक की 10 मीटर और 10 मीटर ये वापस आ गया ओ तक, तो दूरी कितनी हो गई? 10 मीटर प्लस 10 मीटर 20 मीटर दूरी हो गई है। इसमें दिशा का कोई रोल नहीं है दूरी में। अगर हम ए से ओ से ए तक की बात कर रहे हैं 10 मीटर चलने की, और ए से फिर आगे ओ पर, तो 10 ही चला और 10 ही वापस आ गया। तो विस्थापन को ध्यान में रखते हुए, इसकी डायरेक्शन को ध्यान में रखते हुए बात करें तो विस्थापन 0 होगा। सही है जी। नेगेटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, 0 हो सकता है और धनात्मक भी हो सकता है। वो धनात्मक कैसे? देखो, अगर ये यहां से चला 4 मीटर तो ये मूल बिंदु से कितनी दूरी पर रह गया? 4 मीटर। तो इसने वापस आने में 4 मीटर दूरी ट्रेवल डिस्टेंस दूरी तय कर ली, तो ये 6 मीटर यानी 4 मीटर, ये कितना हो गया? धनात्मक आ रहा है। तो याद रखना स्टूडेंट्स, ये विस्थापन 0 हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है। इसलिए विस्थापन को तो सदिश बिल्कुल कंठस्थ कर ही लें, ठीक है। अब बात आती है कि वेग कैसे है? सदिश राशि वेग। तो वेग का फॉर्मूला जो होता है वो ये होता है, वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो स्टूडेंट्स ये सूत्र होता है वेग बराबर विस्थापन बटे समय। यदि सूक्ष्म की ताक्षणिक वेग की बात करें, ds/dt, वेक्टर लगा देंगे, इसका परिमाण ले लिया, विस्थापन बटे समय। तो इसमें विस्थापन आ रहा है और ये समय कैसी राशि है? अदिश है। तो सदिश बटे अदिश बराबर सदिश, यानी विस्थापन इसमें मौजूद है, तो ये भी क्या हो गया? वेग। हम ज्यादातर राशियों को विस्थापन से ही पता करते हैं कि वो सदिश है या अदिश है। देखो, वेग में विस्थापन आया तो सदिश राशि है। अब हम त्वरण की बात करते हैं, एक्सेलरेशन की। त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल, वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल। तो त्वरण एक्सेलरेशन या डीवी डिफरेंस ऑफ द वेलोसिटी और डिफरेंस अपॉन डिफरेंस ऑफ द टाइम। तो देखो स्टूडेंट्स, पहले विस्थापन का कनेक्शन किससे जोड़ा मैंने? वेग से। तो वेग को भी मैंने सदिश बता दिया। अब मैंने त्वरण का कनेक्शन किससे जोड़ा? वेग से। है सूत्र में, ये सूत्र होता है, ये 9th में पढ़ा होगा आपने। तो त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल। तो भाई लोगों, इसमें वेग आया है, तो वेग आया है तो वेग कैसी राशि? सदिश। जब ये सदिश है तो ये भी क्या होगा? सदिश होगा। दिस इज द वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर हो गया? विस्थापन से नहीं, ठीक है। अब बात आती है बल की। न्यूटन ने बल के बारे में बहुत कुछ बता दिया है, आगे पढ़ोगे। F बराबर m होता है, न्यूटन का द्वितीय नियम होता है, F बराबर m। ये अदिश राशि है, तो इसे क्या मानोगे आप? क्या है ये? सदिश राशि। अदिश राशि सदिश राशि के गुणा में होने से पूरा मान सदिश नहीं हो, पूरा मान अदिश नहीं होता, सदिश होता है। अर्थात ध्यान से सुने, पहले मैंने विस्थापन का संबंध किससे बताया था? वेग से, तो वेग सदिश। और मैंने त्वरण का संबंध किससे बताया? वेग से, तो वेग सदिश, तो त्वरण सदिश। अब इसमें बल में आया द्रव्यमान गुणा त्वरण, तो त्वरण कैसी राशि है? सदिश। तो इसका मतलब इसे बराबर क्या लिख रहा है? F। तो बल भी क्या होगी? सदिश राशि। इट इज क्लियर दैट। हो गया होगा। अगर अभी हमने बताया भौतिक राशियां 2 प्रकार की होती हैं, सदिश राशियां, अदिश राशियां। परंतु अपवाद तो सब में आते हैं।
केमिस्ट्री में भी और फिजिक्स में भी। तो अभी हम बात करते हैं जो वे राशियां जो ना तो परिमाण से पूर्णतः परिभाषित हो सकती हैं, ना दिशा से, ना परिमाण से पहचान पड़ती है, नहीं दिशा से, डायरेक्शन से। तो ऐसी राशियों को हम भाई लोगों में से कोर्स में नहीं हमारे प्रदिश राशियां कहते हैं। प्रदिश राशियां जिसमें ना तो परिमाण से उसकी दिशा क्लियर हो सके, परिमाण और दिशा दोनों से क्या ना हो सके, डिफाइन नहीं हो सके, तो ऐसी राशियों को हम कैसी राशि बोलते हैं? प्रदिश राशि है। जैसे जड़त आघूर्ण है, जड़त आघूर्ण मोमेंट ऑफ द इनर्शिया I बराबर mr स्क्वायर, तो ये कैसी राशि है? जड़त आघूर्ण, प्रदिश राशि। अब बात करते हैं हम, ये तो अभी भौतिक राशियों के प्रकार बताए थे हमने मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन को लेकर के कि सदिश राशियां दिश राशियां, परंतु जो बहुत भौतिक राशियों का बहुत बड़ा परिवार जो है जिसमें 700-800 लगभग हैं हमारी किताब में भौतिक राशियां, तो उन भौतिक राशियों को एकदम याद नहीं कर सकते हम, तो इसलिए यहां पर पढ़ेंगे हम मूल राशियां। कौन सी राशियां? मूल राशियां पढ़ेंगे। 7 मूल राशियां होती हैं भौतिक राशियों में। सब भौतिक राशियां ज्यादातर मूल राशियों से बनी हुई हैं, परंतु यहां पर भी अपवाद है थोड़ा। इन भौतिक राशियों को एक पूरक राशियां होती हैं जो पूर्ण करती हैं, उनके बारे में बाद में बताएंगे आपको। पहले मूल राशियां समझें। मूल राशियों को बोलते हैं अंग्रेजी में फंडामेंटल क्वांटिटीज। फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो मूल राशियां जैसा नाम से पता चल रहा है, मूल राशियां जिसमें किसी अन्य राशि का क्या ना हो, संयोग ना हो, प्योर हो, प्योर राशि जो अपने आप में पूर्ण हो, वो मूल राशियां कहलाती हैं। अर्थात जिनमें परस्पर कोई संबंध नहीं होता है, एक दूसरे से क्या होती है? स्वतंत्र होती है, इंडिपेंडेंट ईच अदर। तो ऐसी राशियों को हम कौन सी राशियां बोलते हैं? मूल राशियां, जो एक दूसरे से स्वतंत्र होती हैं, जिनमें अपने आपस में कोई संबंध नहीं होता। इसमें सामने ध्यान दें, मूल राशियां जैसे 7 मूल राशियां होती है, मैं लिख रहा हूं यहां पर। लंबाई है, द्रव्यमान है, समय है, ताप है, विद्युत धारा है, पदार्थ की मात्रा है और ज्योति तीव्रता है। देखियो गिन के कितनी हो गई भाई? क्या 7 हो गई? लंबाई 2 3 4 5 6 7, ये 7 मूल राशियां होती हैं। अभी हमने बताया स्टूडेंट्स कि मूल राशियां क्या होती हैं? जिनमें आपस में कोई संबंध नहीं होता, एक दूसरे से स्वतंत्र होती हैं, इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। दिस इज कॉल्ड द फंडामेंटल क्वांटिटीज। अर्थात यदि ये एक लोहे की रॉड है और उतनी लंबाई की आपको दिखाई दे रहा होगा स्टूडेंट्स, ये थिकनेस इसकी क्या है? ज्यादा है। ये मोटी रॉड है, ये पतली रॉड है, परंतु मैंने यहाँ पर लंबाई क्या ली है? इसकी समान ली है, इक्वल। तो यदि हम देखें इसकी लंबाई मान लो 2 मीटर है, कितनी है? या 2 सेंटीमीटर, 2 मीटर मान ली चलो। तो लंबाई, किसी की लंबाई मापने से उसका द्रव्यमान का अंदाजा लगाना बिल्कुल गलत है, सटीक नहीं है। इसका मतलब ये होता है अंधेरे में तीर चलाना।
मान लो कोई व्यक्ति मोटा है और कोई व्यक्ति पतला है परंतु लंबा है। मोटा व्यक्ति है तो उसमें द्रव्यमान क्या होगा, ज्यादा होगा। उसकी लंबाई नाप करके उसका द्रव्यमान का आकलन नहीं किया जा सकता स्टूडेंट्स, और उसका द्रव्यमान नाप करके लंबाई का आकलन नहीं किया सकता। अर्थात ये द्रव्यमान और लंबाई एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न हैं, इनसे कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। ऐसे समय है कि लंबाई नाप लो किसी वस्तु की तो समय का कोई रोल नहीं है यहाँ पर। ऐसे ताप, किसी वस्तु को गर्म करने से ताप, तो ये सब लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, पदार्थ की मात्रा, ज्योति तीव्रता, ये डिफरेंट क्षेत्र में कार्य करती हैं अपने। तो लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, पदार्थ की मात्रा, ज्योति तीव्रता एक दूसरे से भिन्न हैं, इसलिए ये मूल राशियां हैं। फंडामेंटल क्वांटिटी इन्हें बोलते हैं। 7 मूल राशियां होती हैं, ठीक है। अब जैसे मूल राशि बताई हमने अभी, फंडामेंटल क्वांटिटी 7 होती है, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा, विद्युत धारा। ऐसा ही एक शब्द आया व्युत्पन्न राशियां। ये सब व्युत्पन्न राशियां और मूल राशियां, ये सब भौतिक राशियों से ही ली गई हैं। वो दिशा और परिमाण के आधार पर जो 2 भौतिक राशियां पढ़ी थी आपने, सदिश और अदिश राशियां, उनके माध्यम से डिफरेंट है ये परिवार। व्युत्पन्न राशियां किसे कहते हैं, जैसा नाम से पता चल रहा है, व्युत्पन्न, व्युत्पन्न, उत्पन्न। जो राशियां मूल राशियों की सहायता से बनाई जाती हैं, उत्पन्न की जाती हैं, वह व्युत्पन्न राशियां कहलाते हैं। इसमें 2 तो मूल राशि होनी चाहिए जरूर। कितनी राशि होनी चाहिए, कम से कम 2 मूल राशि, या 2 या 2 से अधिक मूल राशियों से उत्पन्न राशि को हम व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। कम से कम मिनिमम 2 मूल राशि होनी चाहिए। तो ऐसी राशियों को व्युत्पन्न राशि कहते हैं। व्युत्पन्न का मतलब होता है बहुत सारी राशियों से उत्पन्न होने वाली राशि, व्युत्पन्न राशियां, डिराइव्ड क्वांटिटी। 2 या 2 से अधिक मूल राशियों से जो राशियां उत्पन्न होती हैं व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, और व्युत्पन्न राशियां क्या है, ये गुणा करके भी प्राप्त की जा सकती है मूल राशियों की। जैसे लंबाई को मूल राशि माना है। लंबाई का मात्रक क्या होता है स्टूडेंट्स, मीटर। अगर हम आयतन की बात करें तो आयतन 3 विमीय होता है, 3 डायमेंशन। लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, LBH, लेंथ, ब्रीथ एंड हाइट। तो लंबाई, अगर हमें ऐसे कमरे की लंबाई नापनी है तो मीटर में मापेंगे लंबाई, तो चौड़ाई भी किसमें नापेंगे, मीटर में। ऊंचाई भी किसमें मापेंगे, मीटर में मापेंगे। तो मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, तो मीटर की घात कितनी हो गई, 3। तो ये मीटर की घात 3, ये व्युत्पन्न राशि में आता है। तो ये गुणा करके प्राप्त हुआ है। कुछ राशियां क्या होती हैं व्युत्पन्न राशियां के जो गुणा करके प्राप्त होती है, कुछ भाग लगा के प्राप्त होती है, ठीक है। अब इसमें बात करते हैं पूरक राशियों की हम। तो नाम से ही पता चल रहा होगा पूरक राशियां। पूरक का मतलब जो मूल राशियों को पूरा करती हो। वे राशियां जो मूल राशियों को क्या करती हैं, पूर्ण करती हैं, वह पूरक राशियां कहलाती हैं। अब कहोगे कि मूल राशियां तो सब राशियों उसी में आ गई, भौतिक राशियां 7 राशियों में। नहीं भाई नहीं, इनमें 2 राशियां रह गई हैं अभी। पूरक राशियां जो मूल राशियां इनकम्प्लीट हैं, अभी 2 राशियां और शामिल कर दें तब पूरी फिजिक्स के जो फॉर्मूला उत्पन्न होंगे वो ऐसे होंगे। अर्थात 2 पूरक राशियां होती हैं, एक होता है कोण और एक होता है घन कोण। वे राशियां जो मूल राशियों को पूर्ण करती हैं वह पूरक राशियां कहलाती हैं, नाम से पता चल रहा।
कोण को थीटा से लिखते हैं, एंगल बोलते हैं इसे सॉलिड एंगल बोलते हैं। घन कोण को कैसे लिखते हैं स्टूडेंट्स? ओमेगा से। तो यहां समझ लो कोण का और घन कोण का मूल राशियों में कोई जिक्र नहीं हुआ है। इन 7 राशियों को छोड़ करके इन 2 राशियां छिपी हुई थी। तो जो छिपी हुई राशियां थी उनको हम लेकर के आए, हम नहीं सॉरी फिजिक्स लेकर के आई, तो उन्हें क्या कहते हैं? पूरक राशियां कहते हैं। आप कौन होती है? तो कोण का फॉर्मूला सदियों से पढ़ते चले आ रहे होंगे छोटी क्लास से ही। तो कोण बराबर होता है चाप बटे क्या? त्रिज्या। थीटा इक्वल टू ds अपॉन r रेडियस। ओमेगा बराबर होता है घन कोण क्या होता है? क्षेत्रफल a बटे r स्क्वायर, यानी कोणीय नहीं सॉरी घन कोण क्षेत्रफल बटे क्या होता है? त्रिज्या का स्क्वायर। अब हम मात्रक की बात करें कोण की, तो कोण का मात्रक क्या होगा? रेडियन। और इसका मात्रक क्या होगा? इसे RAD से रेडियन लिखेंगे, इसे स्टेरेडियन। अब ये कहां कहां कोण निकालने के काम आते हैं? स्टूडेंट ध्यान दें, हम मूल राशियों से 2 तलों के बीच एंगल ज्ञात नहीं कर सकते थे। तो इसलिए पूरक राशियों में एक राशि आई है ये जिसे कोण बोलते हैं। इसमें 2 तलों के बीच क्या करते हैं? हम कोण निकालते हैं। ये इस प्रकार से। तो इसलिए कोण की आवश्यकता पड़ी। इसे पूरक राशियों में शामिल करते हैं इसे। अब है घन कोण सॉलिड एंगल। तो इसमें क्या करते हैं? शंक्वाकार आकृति। तो किसी शंकु के शीर्ष से आधार की ओर जब बढ़ते हैं हम, तो उसका जो कोण होता है इसके पृष्ठ के द्वारा ढका हुआ कोण, ये वाला ये बढ़ता चला जाए, तो क्या है? इसे निकालने के लिए घन कोण की आवश्यकता हुई। और पूरे गोले के पृष्ठ के द्वारा उसके केंद्र पर जो घन कोण बनता है वो 4 पाई स्टेरेडियन बनता है। अगर हम सूत्र की बात करें, हम अभी बात कर रहे हैं गोले की, तो गोला का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है? टोटल सरफेस ऑफ द स्फीयर 4 पाई r स्क्वायर। अगर हम संपूर्ण पृष्ठ के कारण गोले के केंद्र पर क्या देखें? सॉलिड एंगल देखें, तो ये आएगा एक स्थान पर गोले का पृष्ठ संपूर्ण पृष्ठ लग जाएगा 4 पाई r स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर ऑलरेडी है ही, तो ओमेगा बराबर आ जाएगा 4 पाई स्टेरेडियन। तो स्टूडेंट्स पूरक राशियां वे राशियां होती हैं जो मूल राशियों को क्या करती हैं? पूर्ण करती हैं। अर्थात मूल राशियों में इनका कोई जिक्र नहीं हुआ था, जो पूरक राशियों में जिक्र हुआ है, और इनका रोल भी फिजिक्स में है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अगले।